Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CPC. जो लास्ट क्लास थी हमारी सीपीसी की, उसमें हमने डिग्री के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट थे, जो भी एस्पेक्ट्स थे उसके, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे. आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे फर्दर जो कंटिन्यूटी में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए. देखिए, अगर हम बात करते हैं, डिग्री हमने पढ़ा था. डिग्री काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्री और मेन दोनों में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको करवाया था. आज हम स्टार्ट करते हैं जजमेंट से. जजमेंट क्या है? आप जजमेंट को क्या मानेंगे? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर. या ऑफ नहीं है या ऑन आएगा, तो आप इसे कट कर लीजिए. अगर आपके पास बेयर एक्ट तो आप उसमें देख लीजिए, यहाँ ऑफ की जगह जो है वो आएगा ऑन. ये मैंने खुद टाइप नहीं किया है, ये मैं डायरेक्टली ऑनलाइन उठा रही हूं. ये ऑन वर्ड यहाँ पर यूज होगा. कह रहे कि जजमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट जो एक जज के द्वारा दी जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर. कोई पहले डिग्री पास हो गई है, कोई ऑर्डर पास हो गया, उस ऑर्डर या डिग्री के ग्राउंड पर उसको आधार बनाकर एक जजमेंट दिया जाता है. तो क्या आप इसको एग्जाम में आप पूछ लिया जाता है कि जजमेंट क्या है, तो द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर के आधार पर जो स्टेटमेंट दी जाती है उसे जजमेंट बोला जाता है. फिर जजमेंट डेटर क्या होता है? जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन, कोई वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है या ऑर्डर पास हुआ है और उस ऑर्डर के बिहाफ पर एग्जीक्यूशन किया जा सकता है. ये देख लीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक आप ये कह सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी थी. उस प्रॉपर्टी के एवज में आपका जो है उस पर मालिकाना हक था, लेकिन दूसरी पार्टी कोर्ट में क्लेम कर लेती है कि जी उसके ऊपर उसका जो है एडवर्स पोजीशन है, और आप मान लो वो केस जीत जाते हो. उस केस को जीतने के बाद आप तो बन जाओगे डिग्री होल्डर. जो सामने वाली पार्टी जिससे आपको पोजीशन खाली करवाना है, रिमूव करवाना है, वो बन जाएगा जजमेंट डेटर. तो जजमेंट डेटर का मतलब है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट डिग्री पास हुई है और या एक ऑर्डर पास हुआ है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि जब डिग्री होगी उसके पास उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाता है, और जब डिग्री एग्जीक्यूट होगी तभी तो आपको राइट मिलेंगे. अगर डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होती तो उससे पहले तो आप मान लीजिए आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर है बट आपको ज्वाइन नहीं करवाया गया, आपकी ऐसी कंडीशन होगी. तो ये होता है जजमेंट डेटर. अगर हम जजमेंट और डिग्री के बारे में कुछ डिफरेंसेस समझे तो आप ये मान के चलिए कि जजमेंट और डिग्री में काफी डिफरेंसेस है. डिग्री जो होता है नॉर्मली क्या हर हाल में सिविल केसेस में होता है, बट जजमेंट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में हो सकता है. जजमेंट जो होता है किसी भी प्रिलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री के आधार पर जो है, ये नहीं कह सकते कि भी फाइनल डिग्री है प्रिलिमिनरी डिग्री उसके आधार पर जजमेंट आएगा. जजमेंट जो फाइनल ही एक ऑर्डर होता है, फाइनल होता है, और इसमें कोई प्रिलिमिनरी जजमेंट नहीं आता, प्रिलिमिनरी डिग्री होता है. तो ये कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस यही मान के चलिए कि जजमेंट जो होता है वो डिग्री और ऑर्डर जो पहले आ चुका है उसके आधार पर एक जजमेंट दिया जाता है, और जजमेंट को आप उसके आधार पर आगे अपील भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि जजमेंट अपीलेबल नहीं है, जजमेंट और डिग्री बोथ आर अपीलेबल. वैसे नॉर्मल सेंस में अगर हम देखें तो जो जजमेंट आता है, हम कहते हैं कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो उस जजमेंट को वैसे फाइनल ही माना जाता है, उसमें किसी प्रकार की अपील की पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन डिग्री में अपील की पॉसिबिलिटी होती है. इन अगर नॉर्मल पार्लेंस में हम समझें तो जजमेंट और डिग्री दोनों को ही आप अपील उसकी फाइल कर सकते हो. जजमेंट जो है उसमें किसी प्रकार का फॉर्मल एक्सप्रेशन आप नहीं लेकर चलोगे, क्योंकि जजमेंट जो है जिस पर डिपेंड करता है किस प्रकार से वो रीजन ऑर्डर देता है, क्या उसमें प्लीडिंग्स में फैक्ट्स निकल के आए थे. एक तरीके से जो जजमेंट होता है वो फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन डिग्री जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है. फॉर्मल एक्सप्रेशन के आधार पर डिग्री दी जा सकती है. तो इस प्रकार से कोई फॉर्मेट जो है स्पेशल प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है जजमेंट का सीपीसी के अंदर, बट डिग्री के लिए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन का प्रोविजन दिया गया है. अब नेक्स्ट क्लोज है 2 का 11. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एक ऐसा पर्सन जो लॉ के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, जो डिसीज जो जिसकी डेथ हो उसकी प्रॉपर्टी को जो प्रेजेंट कर रहा है. उसके अंदर कोई भी व्यक्ति हो सकता है हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज की जो प्रॉपर्टी है उसको संभाल रहा हो, एंड वेयर अ पार्टी शूज और इज शूज इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन whom द स्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टी सो सुइंग. कह रहा है कि एक ऐसी पार्टी वो जो सू कर रही है कोर्ट के अंदर या जिसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, तो उस प्रॉपर्टी जो है
अगर वो जाएगी डिवोल्व करेगी तो उस पार्टी को करेगी जो ओवर शूट कर रहा है। आगे है मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है। मैसने प्रॉफिट को जो है वो आप ऑर्डर 29 रूल 49 में 42 में एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इसको आप जो है ऑर्डर 21 रूल 42 में भी इसको रीड करोगे, क्योंकि उसमें जो है फाइनल इसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको वहां पे एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो इस तरीके से जब मैसने प्रॉफिट की जब डिक्री आ जाती है वो इस ऑर्डर के तहत एग्जीक्यूट करवाई जाती है। मैसने प्रॉफिट होता क्या है? मैसने प्रॉफिट का मतलब दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन लॉफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल पोजेशन, जो व्यक्ति जिसके पास रॉन्गफुल तरीके से प्रॉपर्टी है, ठीक है, सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस हैव रिसीव्ड, और ये लग रहा है कि ऑर्डिनरी डिलिजेंस में आपको लग रहा है कि उसको रिसीव कर रहा है, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से आएंगे वो प्रॉफिट जो है वो मैसने प्रॉफिट माने जाएंगे। बट इनमें वो प्रॉफिट नहीं आएगा जो किसी व्यक्ति ने इंप्रूवमेंट के लिए लगाया है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए लेट अस अज्यूम दिस इज ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, ए कोई व्यक्ति है जो इसका क्या है लॉफुल ओनर है, बट बी जो है उसने किराए पे इस प्रॉपर्टी को ले लिया, रेंट पे ले लिया इस प्रॉपर्टी को। अब बी ने क्या करा, इसमें मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके काफी कमरे बने हुए थे, तो बी ने इन 6 कमरों में से 4 कमरों को रेंट पर दे दिया। रेंट पर दे दिया, हालांकि ये रॉन्गफुल पोजीशन है इसका अब, क्योंकि इसने सिर्फ अपने पर्पज के लिए किराए पे लिया था और अब जो है आगे इसने इस पर कब्जा कर लिया, तो रॉन्गफुल इसको पोजेस कर लिया है कि सारे पर अपना कब्जा कर लिया, अपना हक जता रहा है। 4 कमरे जो इसने रेंट पर दे दिए। अब ये जो 4 कमरों का जो प्रॉफिट ये ले रहा है वो प्रॉफिट क्या होगा, मैसने प्रॉफिट काउंट होगा। जो इस बंदे ने सब जब कोर्ट में ऑर्डर होगा ना कि ये प्रॉपर्टी इसको एक वापस रिटर्न कर दी जाए, उस मामले में जो मैसने प्रॉफिट जो है, मान लो 2 साल तक इसने रेंट लिया था इन 4 कमरों का, तो ये रेंट जो है वो इसको पे करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि बट आगे बात उठ के आ रही है कि बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन। कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसकी इंप्रूवमेंट करी थी और इस इंप्रूवमेंट के लिए जो उसने मान लो प्रॉफिट है उसमें से जो इंप्रूवमेंट किया है वो खर्चा उसमें से कट जाएगा। अब ये मान लीजिए यहाँ पर हम इस एग्जांपल को लें तो ये जो कमरा है ये काफी डैमेज हो रहा था, बी ने क्या किया, कुछ पेमेंट लगा के इसको रिपेयर करवा दिया। तो अब जो ये रिपेयरिंग पे जो खर्चा लगा था, मान लीजिए 5 लाख रुपए जो है ये 5 लाख रुपए देने हैं मैसने प्रॉफिट के, और 1 लाख रुपया जो है उसने लगा दिया है वहां पर रिपेयरिंग के लिए। तो अब क्या होगा, ये मैसने प्रॉफिट में से कट हो जाएगा और ये उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब रॉन्गफुल पोजेशन होगा उसके अंदर ही मैसने प्रॉफिट का प्रोविजन है, अदरवाइज कोई प्रोविजन वहां नहीं आने वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग एक केस भी है, वो आप टकवानी की बुक कंसिडर कीजिए या कहीं भी, उसमें है लूसी कोचवाना रीड वर्सेस मरियप्पा गाउंडर का केस है, वो आप मेंशन कर लीजिए कि क्या है। वैसे मैं यहाँ पर लिखवा भी देती हूँ शॉर्ट में, थोड़ा मुझे फॉन्ट का साइज छोटा करना पड़ेगा जिससे आपको इजीली लिखा हुआ यहाँ आ जाए। वो केस है लूसी कोचवारीड, स्पेलिंग का कुछ हो सकता है इशू, आप मैच कर लेना। इस केस में मैसने प्रॉफिट को देने की बात कही गई थी, ये बात भी कोर्ट ने कही थी कि इसके अंदर भी जो है वो प्रॉफिट्स इंक्लूड नहीं होंगे जो प्रॉफिट्स रिपेयरिंग के लिए लगाए गए। मान लीजिए आपने कोई भी एक मकान किराए पर ले लिया, कुछ टाइम के बाद आप उस पर कब्जा कर जाते हो, कहते हैं ना तो मैं मकान खाली करूंगा ना आपको रेंट दूंगा। उसके बाद आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपने आगे फर्दर रेंट पे दे दिया। अब उस मकान की एक जो छत है कॉर्नर वाली वो टूटी हुई थी, आपने उस कॉर्नर वाली छत को रिपेयर करवा दिया। जब आपने वो रिपेयर करवाया तो उस मामले में अब आप ये मान के चलिए कि वो आपका वो प्रॉफिट में से कट हो जाएगा।
अब आपको प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ वही प्रॉफिट देना पड़ेगा जो आपने इलीगल तरीके से पोजेस किया था, रॉन्गफुल तरीके से पोजेस किया था। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप। इसमें साफ तौर पे ये बात कह दी है कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है ये काफी डिटेल्ड डेफिनेशन है, इसको आप लिमिट नहीं कर सकते, इसमें हर एक जो ग्रोइंग क्रॉप्स भी शामिल हो जाएगी। और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सेक्शन 22 आईपीसी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 20 आईपीसी वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, तो आपने वो भी देखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वो क्या कह रहा है। तो सेक्शन 22 आईपीसी भी डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो आपने माइंड में रखना, साथ में साथ की रिवीजन भी हो जाएगी आपकी कि सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है और वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। उसमें भी हम जब डिस्कस करते हैं आईपीसी का भी, उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट हो जाता है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे आईपीसी का तब हम आराम से पढ़ेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, एक जो एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा एक प्रोविजन, एक सिस्टम दिया गया किस फॉर्मेट में आप ऑर्डर दोगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा किसी भी डिसीजन का जो सिविल कोर्ट ने दिया है, लेकिन वो डिक्री नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो डिक्री की फॉर्म में नहीं आएगा। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों प्रकार से हो सकता है, ये किसी की फेवर में भी हो सकता है और किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है। अब बात आती है प्लीडर। प्लीडर कौन होता है? प्लीडर का मतलब जैसे वकील हो गया, एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर, जो जिसको हक है कोर्ट में वो अपीयर हो सकता है, प्लीड कर सकता है किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट के अंदर। एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? इसके अंदर आप मान के चलिए इसमें एडवोकेट भी शामिल हो जाएगा, इसमें एक वकील भी शामिल हो जाएगा और एक अटॉर्नी जनरल भी शामिल हो जाएगा, अटॉर्नी भी शामिल हो जाएगा। हाईकोर्ट कहते हैं नहीं, वकील और एडवोकेट लगभग सेम ही चीज है। कहीं किसी जगह मान लो कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग दोनों वर्ड को यहाँ यूज किया गया है। अब बात आती है प्लीडर की। प्लीडर की बात हो गई है। प्लीडर को अगर हम देखें तो सीआरपीसी का, आपके पास शायद बेरक्ट नहीं होगा, सीआरपीसी का एक प्रोविजन है वो भी प्लीडर की बात करता है डेफिनेशन से। मेरे अकॉर्डिंग 2 का क्यू है जो प्लीडर की बात करता है। मैं 1 मिनट दे साथ में आपको कंफर्म भी करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ भी हम फर्दर आगे के लिए कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। 2 क्यू जो है वो प्लीडर की बात करता है सीआरपीसी में, तो यहाँ मैं आपको लिखवा रही हूँ 2 क्यू जो है, 2 क्यू ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो डील विद प्लीडर। उसके अकॉर्डिंग क्या है? प्लीडर का मतलब उसके अकॉर्डिंग है कि वही ऑथराइज्ड है, तो उसके सेंस में ही वो वर्ड दिया हुआ है, तो वो जो है आपको समझना है। प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया रूल्स, जो रूल्स हैं वही प्रिस्क्राइब्ड होंगे, जो रूल्स बनाए गए हैं। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है? पब्लिक ऑफिसर का मतलब ए पर्सन, देखिए अगर आपने अगर पढ़ा हो आईपीसी में भी एक प्रोविजन होता है, सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 आईपीसी जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट की, वो मैं साथ में लिखवा देती हूँ, आपके माइंड में रह जाएगा एग्जाम के टाइम में। अगर आप इस बेर एक्ट को प्रिंट भी निकालते हो तो आपके साथ के साथ कुछ हिंट तो मैं दे ही रही हूँ। सेक्शन 21 आईपीसी बात करता है पब्लिक सर्वेंट की, उसमें भी काफी पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स भी दी हुई है उसके अंदर, तो आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि सेक्शन 21 किस चीज की बात कर रहा है। तो वो जो है पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट अलग मैटर हो गया, पब्लिक ऑफिसर अलग मैटर हो गया। देखिए पब्लिक सर्वेंट जो है उसमें दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट को आप क्रिमिनल मैटर में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन लेके चलिए, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, और जो पब्लिक ऑफिसर होता है वो नॉर्मली सिविल मैटर्स में होता है। हम आगे देख ही लेते हैं क्या कुछ है। पब्लिक ऑफिसर का मतलब एक पर्सन जो इन नीचे वाली इन कैटेगरीज में फॉल करता है। सबसे पहला इन वर्ड्स को आप हाईलाइट कर लीजिए, एवरी जज, जो भी जज है, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज का, आईएएस वगैरह,
एवरी कमीशन और गैजेट ऑफिसर जो मिलिट्री में जो होते हैं, आर्मी के, नेवल, एयर फोर्स के और यूनियन के हिसाब से जो सर्विंग कर रहे हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कह सकते हो। एवरी कोर्ट ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जिसकी ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे रिपोर्ट को कि उसमें लॉ का क्या मैटर है, फैक्ट क्या है, या जो ऑथेंटिकेट कर रहा है या कीप कर रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में संभाल रहा है, वो सारे के सारे क्या मान जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट, सॉरी पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे। टेक चार्ज, डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जैसे तहसीलदार वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस को, जो भी कोर्ट के ऑर्डर हैं, जैसे उनको आगे रनिंग कर रहे हैं, एसडीएम वगैरह हो गए, जो ओथ वगैरह दिलवाते हैं वो हो गए, या जो इंटरप्रेटर वहां रखा गया वो हो गया, जो ऑर्डर को संभाल रहा है और आगे उसको फॉलो करवा रहा है वो हो गया। और हर एक पर्सन जो कोर्ट के द्वारा ऑथराइज्ड है और कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो ऑथराइज्ड है, जो उन ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, वो सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर हैं। फिर एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय विर्च्यू विच एम्पावर टू प्लेस कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जो व्यक्ति, जैसे जो जेल में अथॉरिटी होती है, वो सारे पर्सन भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, ऑफेंस को रोकने की ड्यूटी है, जो पुलिस वाले हो गए। टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन देता है। टू ब्रिंग ऑफेंडर जस्टिस, जो न्याय दिलवाते हैं, जो पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह, सेफ्टी और कन्वीनियंस को, वो सारे पब्लिक ऑफिसर हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज, हर एक वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रॉपर्टी को लेना, रिसीव करना, सर्वे करना, असेसमेंट करना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये के सारे पब्लिक ऑफिसर माने जाएंगे। तो डेफिनेशंस में मेरे को लगता है इस बार एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, तो हमें डेफिनेशन को भी नहीं छोड़ना। इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पब्लिक ऑफिसर है। रिपोर्ट बना रहा है, पब्लिक ऑफिसर है। एनी मैटर जो पेक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी गवर्नमेंट का, वो बचा रहा है, पब्लिक ऑफिसर है। ऑथेंटिकेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट को टेस्टिफाई कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसी प्रकार के लॉ को रोकने में, रो को जो तोड़ रहा है उनको प्रिवेंट कर रहा है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। वही सारी चीजें, जैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको नहीं करने देगा, तो इस मामले में वो पब्लिक ऑफिसर होगा। फिर है एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा पे ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, चाहे वो रेम्यूनरेटेड है, उसको वेतन मिल रहा है, फीस मिल रही है, या कोई ऐसा कमीशन है जो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बनाएंगे, वो सारे के सारे ऑफिसर हैं। अब बात आती है सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या है? सेक्शन 18 बात करता है हमारे रूल्स की। रूल्स कौन से होंगे? रूल्स का मतलब वो रूल्स जो सेक्शन 122 और 125 में दिए गए हैं। रूल्स को दो ही सेंस में लिया गया है कि जो कंटेन है फर्स्ट शेड्यूल में, या वो रूल जो है सेक्शन 122 और 125 बनाती है। अब आप फटाफट, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप सेक्शन 122 भी निकाल लीजिए, जो माइंड में रह जाएगा कि रूल्स की सेंस में है वो। 122 क्या कह रहा है? 122 कह रहा है पावर ऑफ सर्टन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, हाई कोर्ट्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। ये कहता है कि जो भी फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स हैं उनको मॉडिफाई करने की जो पावर हाई कोर्ट का वो 122 में है, और 125 में जो पावर है वो जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो कुछ रूल चेंज किए जाते हैं उन रूल्स की बात हो रही है। अब शेयर इन ए कॉर्पोरेशन किसको कहेंगे? शेयर इन ए कॉर्पोरेशन का मतलब है स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड्स। ये जो शेयर मार्केट में जो कुछ पैसा लग रहा है या कोई कंपनीज है जहां पर किसी का कुछ शेयर है, वो शेयर इन कॉर्पोरेशन हो जाएगा। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब जजमेंट डिक्री को छोड़कर, इसमें जजमेंट डिक्री में जो साइन होता है वो अलग चीज होगी, और इनके अंदर स्टैंप भी साइन होता। कई बार क्या होता है कहीं पर स्टैंप लगाने से भी वो साइन की जो कमी है उसको फुलफिल कर देता है। तो इस तरीके से आप ये समझिएगा कि ये जो साइन है इसके अंदर जजमेंट डिक्री भी आता है केस में और स्टैंप भी आता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा डेफिनेशन क्लोज है हम अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ जो है बेयर लैंग्वेज में ही करना है हमें। आगे सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक भी मैं कवर करवा देती हूँ, जिससे हमारा सिलेबस भी फास्टली कंप्लीट हो जाए, और इन फ्यूचर हमें जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 9 को कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट्स क्या होता है। फॉर द पर्पज, ये एज इट इज पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट्स कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 3 में दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट, और एवरी कोर्ट ऑफ ग्रेटर इंफीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट। कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन सी कोर्ट आ जाएगी यहाँ पर? सबसे पहले आप मान के चलो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी,
फिर आ जाएगी हाई कोर्ट, सबसे पहले आएगी सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोल्स, यहां लिखवाती हूँ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट। ये पेजेस आ गया ना तो थोड़ा इश्यू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद नेक्स्ट कोर्ट क्या होती है? हाई कोर्ट होता है। उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर सीनियर डिवीजन सिविल जज, सीनियर डिवीजन सिविल जज। उसके बाद होता है सिविल जज, JMIC जो होता है उसे सिविल जज बोलते हैं। सिविल जज ऑफ सीनियर जूनियर डिवीजन होता है ये। जूनियर डिवीजन तो ये होता है कैटेगरीज होती है। फिर अगर मान लो क्रिमिनल में देखें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है JMIC हो गया, जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर JMI2C यानी कि सेकंड क्लास। तो ये तो हो गया कुछ डिवीजन हो गया जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का है। इसके अलावा इसके अंदर एक अगर आपने बेरक ओपन किया हुआ तो इसमें आप देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है वो बताया गया है। देखिए कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन होता है कि ट्रिब्यूनल जो होती है वो क्रिएटेड टू रिड्यूस बर्डन, जो कोर्ट का जो वर्क है उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल को लाया गया था। और जो कोर्ट्स होती हैं और जो ट्रिब्यूनल होती है वो क्वेसी जुडिशियल फंक्शन करती है कि साथ में तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, दोनों के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करती है, दोनों को प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रिब्यूनल होता है वो दोनों तरह के एक्ट करती है। और ये जो बात कही गई थी ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस गुजरात रेवेन्यू बार एसोसिएशन के केस में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप जो है इसको बेरक से रिवाइज कर लीजिए। मैं यहाँ लिखवा देती हूँ आपको, जो आपको ये रह जाए कि सेक्शन 3 से रिलेटेड एक केस का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन। देखिए मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं आपको एक हाई फाई ट्यूटोरियल आपको दे पाऊं। जितना भी पॉसिबल होता है, जिस तरीके से मुझे लगता है मैं आपको करवा रही हूँ। आप जो है आपको लगता है कि कुछ इस प्रकार से मैडम सही नहीं करवा रहे, देखिए मेरे पास पेड क्लासेस तो है नहीं कि मैं जो है औरों की तरह बिजनेस के पर्पज से तो इनको चला नहीं रही हूँ, ना मेरे पास इतने फाइनेंशियल सोर्सेज हैं कि मैं एक जो है iPad वगैरह कुछ खरीद लूँ। जैसा ही है उस हिसाब से मैं आपको करवा रही हूँ। आपको अगर किसी प्रकार का कोई इश्यू हो रहा है तो आप जो है इसको थोड़ा मेंटेन कीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी के पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं। मेरे पास जिस लेवल के सोर्सेज है मैं उस लेवल पर आपको अच्छे से करवा रही हूँ। ये तो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात। और इसके अंदर अगर थोड़ा सा और मैं हाईलाइट करवा दूं आपको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, एंड एवली सिविल कोर्ट जो है इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। और आगे जो ये सिस्टम सारा दिया हुआ। फिर सेविंग क्लोज, सेविंग क्लोज क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, इन द एब्सेंस ऑफ कोई और भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इसके कॉन्ट्ररी में, तो इसके अंदर जो भी कुछ दिया गया है शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड, वही नॉर्मल चीज है कि जो एग्जाम में इतना पूछा जा सकता है कि स्पेशल जो है सेविंग क्लोज कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये लिमिट को जो है अफेक्ट नहीं करेगा जो भी स्पेशल कोर्ट्स है उनके रिगार्डिंग। इन पार्टिकुलर विदाउट प्रेसिडेंट जनरलिटी, वही है कि सेविंग क्लोज में ज्यादा कुछ करवाने वाला नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स की, इस कोर्ट की क्या एप्लीकेशन है रेवेन्यू कोर्ट में वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 5 में क्या प्रोविजन है रेवेन्यू कोर्ट से, सेक्शन 6 में पेक्युलरी जुरिस्डिक्शन है,
where any revenue codes are governed by the provision of this code or in those matter procedure upon which any special enactment applicable to them in silent. स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो है डिक्लेयर कर सकती है कि जो है portion of those provision which are not expressly made applicable to the code shall not apply to those codes or shall not apply to them with such modification. कह रहा है कि रेवेन्यू कोड जहां पर इस कोड के द्वारा गवर्न हो रही है और स्पेशल एनेक्टमेंट नहीं है, स्पेशल एनेक्टमेंट वहां पर साइलेंट है, चुप बैठा हुआ है, उस मामले में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन के साथ कुछ भी एक्टिविटी कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि किस पोर्शन पे एप्लीकेबल होगा। बस यही चीज है इसमें। कह रहा है कि मेड एप्लीकेबल बाय दिस कोड शैल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स, उन कोड पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर कुछ और पहले से प्रिस्क्राइब किया गया। मान लो स्पेशल से रेवेन्यू कोड्स बन गई और वो कहते हैं कि रेवेन्यू के जो मैटर्स है वो इसी कोर्ट में होंगे, सिविल प्रोसीजर को अगर एक्सप्रेसली बाहर किया गया तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज अप्लाई होगा। रेवेन्यू कोड्स का मतलब क्या होता है, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ और एंटरटेन सूट्स टू अदर प्रोसीडिंग। रेंट रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू कोड्स वो है जो रेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड जो है एग्रीकल पर्पस के लिए उनको सूट्स को सॉल्व करता है। बट शैल डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट, पर ऐसी किसी चीज को इंक्लूड नहीं करता जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है अंडर दिस कोर्ट है उन प्रोसीडिंग को सुनने के लिए जो सिविल नेचर की हैं। ठीक है, मान लो सिविल नेचर के मैटर्स हैं और रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, उस मामले में हमारा ही ये कोर्ट जो है वो सीपीसी जो है वहां पर अप्लाई होगा। अब जो ऊपर एक लाइन थी, मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मॉडिफिकेशन वाला कह रहा है कि अगर मान लो रेवेन्यू कोड्स पे सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई होंगे तो जब तक कोर्ट मॉडिफाई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफाई नहीं कर देगी उस मामले में अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखवाती हूँ मैं आपको साइड में, आपको थोड़ा सा पता चले कि क्या कुछ कहना चाह रहा है ये प्रोविजन। ये प्रोविजन हमारा कहना चाह रहा है नॉट डायरेक्टली not directly applied, कह रहा है डायरेक्टली अप्लाइड नहीं होगा। सब्जेक्ट टू दे दिया ना कि कंडीशन कर दी कि सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन such modification by the state government। जब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ मॉडिफिकेशन ना करते डायरेक्टली वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, ये बात कह रहा है ये प्रोविजन। तो इस प्रोविजन को आप ये कह सकते हो कि बहुत बढ़िया प्रोविजन है। और एक अच्छी बात ये कही गई है इस प्रोविजन की कि आप जो है तब तक यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी नहीं लेके आओगे जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अप्लाई ना कर दे। तो इस प्रोविजन के बारे में ये बात कर रहा है, ऊपर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे करवा दिया, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आगे पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है सेव इन सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हियरिन कंटेन शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सूट्स एंड अमाउंट और वैल्यू एक्सीड। कहता है कि जो भी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड है, जैसे हरियाणा में पंजाब कोर्ट्स एक्ट लगता है तो उसमें कुछ पेक्यूनियरी लिमिट्स हैं कि सिविल केसेस में कितनी लिमिट्स हैं, तो इसी हिसाब से वहां पर अप्लाई होगा। वो तो पंजाब कोर्ट्स आपको बताएगा कि कितनी लिमिट्स है, वो हम पंजाब कोर्ट्स के थ्रू करेंगे। जो सेक्शन 26 और 27 है पंजाब कोर्ट्स एक्ट का, वो बात करता है पेक्यूनियरी लिमिट्स की। सेक्शन 26 और 27 सेक्शन 26, 27 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट बताता है कि क्या लिमिट है। ठीक है, ये पंजाब कोर्ट्स एक्ट बताता है कि कितनी लिमिट होगी। अगर आप बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो पेक्यूनियरी लिमिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी कुछ है।
राजस्थान का मैं आपको नोट करवा देती हूँ, उसके लिए स्पेशल कोई ऐसा एक्ट नहीं है। ये बात हो रहा है हरियाणा की। अब फॉर द स्पेशल पर्पज राजस्थान के लिए मैं आपको अलग से करवाती हूँ। ये हो गया हरियाणा का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का अगर हम देखें तो वह सिविल कोर्ट का है। यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, कोई अच्छी सी मुझे स्पेस वाली जगह देखनी पड़ेगी जहां पर आपको मैं करवा सकूं। स्पेस बनाना, अलग से पेज मैंने ऐड नहीं किया हुआ। अगर अलग से पेज ऐड किया होता तो कोई इश्यू ही नहीं आने वाला था। चलो जैसे भी है, एडजस्टमेंट तो हमें करना ही करना है। एडजस्टमेंट ही तो लाइफ का हिस्सा है। जिस हिसाब से एडजस्टमेंट करके भी हम अपने एक्ट अच्छे से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं यहां पर आपको लिखवाती हूँ राजस्थान के लिए, राजस्थान का अगर आप देखो सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक लिमिट्स है वहां की राजस्थान की कि अप टू 2 लाख तक सिविल कोर्ट करेगी। फिर है सीनियर डिवीजन की बात करें, सीनियर डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आएगा 2 लाख से लेके 5 लाख तक जो है 5 लाख तक वहां जाएगा। तो ये हो गया सीनियर डिवीजन की बात। फिर डिस्ट्रिक्ट जज की अगर हम बात करते हैं तो वो है 5 लाख से अनलिमिटेड, 5 लाख टू अनलिमिटेड। अब बाकी आगे फर्दर मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब 5 लाख की बात आएगी है तो 5 लाख के अंदर आप ये सोच, जब यहीं पर डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही अगर अनलिमिटेड हो चुका है तो फिर आप मान के चलिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम के पार्ट्स तो अनलिमिटेड है, वो तो कितना भी कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है। ये तो आपको पता होगा कि जो कोर्ट्स होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में कोर्ट ऑफ सेशन बोला जाता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की समस्या आए। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मेंस में इनमें से आने के चांसेस बहुत कम होता है। प्री में आते हैं जो मैं आपको करवा ही रही हूँ। आगे है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स क्या होते हैं। अब तो नॉर्मली प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट का कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है आप ये याद रखिए कि द फॉलोइंग प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेंट द प्रोविंशियल। जो ये प्रोविजंस होते हैं नीचे लिखे हुए, ये जो है यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें सिर्फ आपने हेडिंग याद करना है कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के अंदर क्या क्या एक्सीड होता है। जैसे सो मच टू द बॉडी ऑफ द कोर्ट रिलेटेड टू कोर्ट स्मॉल कॉजेज एग्जीक्यूट्स डिक्री ऑफ सच सूट इमूवल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग फॉलोइंग सेक्शन, जैसे सेक्शन 9, 91, 92, 94, 95 ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंजंक्शन के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो होता है इनके रिगार्डिंग। मैं आपको करवा ही देती हूँ, फिर आप कहोगे मैम समझ तो आया नहीं। देखिए द फॉलोइंग जो प्रोविजंस नीचे मेंशन किए गए हैं शैल नॉट एक्सटेंड टू कोर्ट्स, उन कोर्ट्स में ये एक्सटेंड नहीं होगा जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं। किसके तहत है? 1887 का एक्ट है। और बेरार स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स 1905। इनके आप थोड़े से बस नाम माइंड में रख सकते हो, कई बार एग्जामिनर क्या है उलझाने के लिए आपको पूछ सकता है। बेरार स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स 1905 और कह रहा है कि jurisdiction of a court small under the said act or law to the court any part of India to which the said action not extend। जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड नहीं होता वहां की बात हो रही है। एक्सरसाइजिंग ए कोरिस्पॉन्डिंग jurisdiction, तो उनके पास कोरिस्पॉन्डिंग jurisdiction है इनको निभाने का। ये जो प्रोविजंस है ना, कुछ एक जैसे जो मैटर्स आ गए हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ए कोर्ट स्मॉल कॉजेज का मैटर आ गया है, या स्मॉल कॉजेज में कोई एग्जीक्यूशन करना है उसके रिगार्डिंग है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री रिमूवल प्रॉपर्टी, ये उस जगह की बात हो रही है जहां पर ये जो एक्ट अप्लाई नहीं होता सीपीसी, वहां की बात हो रही है।
कह रहा है जो फॉलोइंग सेक्शन है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 91, 92 है, 94, 95 है, तो इनको आप माइंड में रखिएगा, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्शन नंबर है, फिर कह रहा है कि इनके अंदर आगे ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ रही है, इंजंक्शन की बात आ रही है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात है और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की बात है। इनके रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजन अप्लीकेबल हो सकते हैं अगर वहां पर सीपीसी का प्रोविजन नहीं है। तो फिर कह रहा है कि अगर आप समझें तो पेक्यूनियरी, ये मैंने आपको करवा दिया। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग मेरे माइंड में केस आया, वो मैं आपको और बताती हूँ। सेक्शन 6 के लिए आप एक केस लिख लीजिए, मैं बाद में आपको हाईलाइट कर दूंगी, यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, फिर बाद में बॉक्स बना देंगे। सेक्शन 6 में क्या है कि पेक्यूनियरी लिमिट है, ये आपको पता है, सभी को करवा दिया मैंने। सेक्शन 6 में पेक्यूनियरी, इसमें केस है किरण, केस इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मुझे लिखवाना भी जरूरी रहा, क्योंकि ठीक है हमारे लेक्चर थोड़े से डिले हो जाएंगे, बट ये कि जितना भी करें वो तो हम अच्छे से करें। केस है किरण सिंह वर्सेस, ये आपको बुक में मिल जाएगा अगर जहां कहीं आपको, चमन पासवान। इस केस में क्या था, इस केस में ये बात कही गई थी, इस केस में ये बात कही गई थी, मैं आपको एरो बना के बताती हूँ यहाँ पे। इसके जो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स क्या थे, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहना ही रहना है। इस केस में फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको, क्या के फैक्ट्स थे। फैक्ट्स ये थे कि जो कोर्ट ने ये बात कही थी कि मान लो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन अगर नहीं है, कोर्ट ने सिंपल वर्डिंग में बता देती, क्या था, विदाउट पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, without pecuniary jurisdiction a decree is quorum non judice। कोरम नॉन जुडिस का मतलब होता है कि नॉट बिफोर अ जज, कि जज के सामने कोई एक्ट नहीं हुआ है, वो होता है कोरम नॉन जुडिस। तो इसके अंदर ये बात कही गई थी, किरण सिंह का केस था, इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैंने आपको करवाया। कोरम नॉन जुडिस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोरम नॉन जुडिस का मतलब नॉट बिफोर ए जज। तो ये आप जो है अपने साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ लिखवा ही देती हूँ आपको कोरम नॉन जुडिस का क्या मतलब। कोरम नॉन जुडिस मीन्स नॉट बिफोर अ जज। कहने का मतलब है कि जो काम जज के सामने नहीं हुआ, ये माना जाएगा कि ये काम जज के सामने नहीं हुआ, केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरम नॉन जुडिस का मतलब यही है। तो सिंपल मीनिंग में मैंने आपको समझा दिया। अब प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स क्या होते हैं। अब अगर आप देखते हो ना ऊपर वाला ये प्रोविजन जो है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, इसके साथ साथ आप ऑर्डर 50 में भी ये प्रोविजन इससे रिलेटेड दिए हुए हैं। तो ऑर्डर 50 को इसके साथ कंसीडर कर लीजिए, या लिख दीजिए रीड विद ऑर्डर 50। रीड विद ऑर्डर 50। अगला जो प्रोविजन है ये प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट की बात है। सेवेज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24, 38, 41, ये कुछ एक प्रोविजन है जो प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट जो है 1882 की कह रहा है कि कोर्ट शेड नॉट एक्सटेंड। वहां पर अगर एक्सटेंड नहीं है, जैसे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की बात हो रही है, वहां पर अगर एक्सटेंड नहीं है तो भाई ये कि द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, कुछ जो प्रेसिडेंसी सिस्टम होता था जिस टाइम की, उस टाइम की बात है। बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट्स कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8 में है।
इतना डिटेल में नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसे करते करते हमारा लेक्चर लेंथी हो जाता है। 41 मिनट्स का तो हमारा लेक्चर हो ही चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लेंथी हो जाए। और एक्स्ट्रा करने का हमें क्या है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज हमें अवॉइड हम कर सकते हैं उतना हम अवॉइड करके चलेंगे। फालतू का माइंड वहां पर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसीलिए आज मैं ये प्रोविजन यहीं पर आपको एक तरीके से मैं कंप्लीट करूंगी। लेकिन एक लास्ट पॉइंट लिखवा देती हूँ कि ये जो है रीड विद, बार बार आज कुछ इश्यू अराइज हो रहा है, चलो जैसे भी है, रीड विद ऑर्डर 51 के साथ ये रीड होगा, ये आप माइंड में रखिए। वो 50 के साथ रीड हो रहा था, ये 51 के साथ रीड हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही माइंड में रखना है कि 51 में क्या है। ऑर्डर 51 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स है, और इसी के साथ इसको गो थ्रू हम करेंगे। तो हमारा जो है प्रिलिमिनरी जो है कंप्लीट हो चुका है सेक्शन 8 तक। कल की क्लास जो है मेरी सेक्शन 9 की होगी। अगर सेक्शन 9 अगर मान लो कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक लेंथी लेक्चर मैं बनाना नहीं चाहती। कोशिश करूंगी कल के लेक्चर में कंप्लीट मैं कर दूं। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपको लगता है कि आज का लेक्चर अच्छा है और आपके लिए काफी हेल्पफुल है तो आप आज के मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है और आपको फर्दर भी काफी हेल्प मिलेगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, हार्डवर्क कीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।